हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो कि थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है और आपको एग्जाम में मदद करेंगे। और देखिए कि ये कैसे सॉल्व किए जाएंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। तो ईंधन हमारा कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले ये चीज जान लीजिए। ईंधन जो होता है फ्यूल हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहले कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। इसमें आ जाएगा हमारा कोयला, फॉसिल फ्यूल जितने हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल, और बाकी जितने हमारा प्राकृतिक गैस हो गया और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जितने हैं हमारे कन्वेंशनल, मतलब कि ऐसे स्रोत जो केवल एक बार यूज किए जा सकते हैं, वो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेस हो जाएंगे, फ्यूल हो जाएंगे। और जो हमारे जिनको हम बार बार री यूज कर सकते हैं, जिनको हम री यूज कर सकते हैं, उन्हें हम लोग नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी बोलेंगे या फ्यूल बोलेंगे, जिसे हम ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमारा ये कन्वेंशनल टाइप का है, परंपरागत स्रोत, ये तीन प्रकार का होता है। ठोस, द्रव, गैस। देखिए, जैसे जो ठोस वाला होता है इसमें विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। बाकी और में विस्फोट होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ठोस वाले में विस्फोट होने की संभावना नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन सा गैसीय ईंधन का गुण नहीं है। तो जो होता है निम्न ज्वलनशील, यानी कि इसे आसानी से जलाया तो जा सकता है, इसे इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है, उच्च कैलोरीफिक वैल्यू होती है। लेकिन ये जो होता है निम्न ज्वलनशील, इसका हाई ज्वलनशील होता है, लो ज्वलनशील नहीं होता है। तो ये जो है इसका गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो ये जो है कोयला हमारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, और प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। इसका आंसर ये आला बीज हो जाएगा। भारत में शक्ति की कुल स्थापित क्षमता कितनी है। देखिए, इसका उत्तर जो है, इस बुक का आंसर जो दिखा रहा है 120 दिखा रहा है, लेकिन आप इधर इंटरनेट पे सर्च करेंगे, इंटरनेट पे 343 दिखा रहा है। तो आप अगर इसमें ऑप्शन में जाएंगे तो जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप इसको टिक मार सकते हैं। और बाकी आप देख लीजिएगा। और जो है इन टोटल इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 343 के आसपास लगभग है। तो यही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है हमारा, इस ईंधन को जलाने के लिए विशेष प्रकार के बर्नरों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा अ, द्रव ईंधन है, द्रव ईंधन को जलाने के लिए हम लोग को बर्नरों की आवश्यकता पड़ती है। चारकोल एक प्रकार का ईंधन है, चारकोल हमारा ठोस ईंधन है। लिग्नाइट का उपयोग किसे गर्म करने के लिए किया जाता है। तो लिग्नाइट का प्रयोग बॉयलर को गर्म करने के लिए किया जाता है। चारकोल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो आंशिक दहन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सब बिटुमिन्स कोयला लिग्नाइट कोयले की अपेक्षा होता है। तो ये ज्यादा ही कठोर होता है। और पलवराइट कोयला निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जो ज्यादा छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला होता है, यानी कि जो एकदम कुइसा हुआ कोयला होता है, उसे पलवराइट कोयला बोलते हैं। कैलोरी किसका मात्रक होता है। तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। सामान्य आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति कितनी वोल्टता पर उत्पन्न की जा सकती है। इंडिया में जो अलाउ है 11 kV वोल्ट अलाउ है। और निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो कोयला आधारित शक्ति संयंत्र का पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कोयला आधारित शक्ति संयंत्र का प्रयोग किया जाता है।
जल विद्युत शक्ति केंद्र सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वह शक्ति संयंत्र जो पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्त होता है, नीट एंड क्लीन होता है, तो मैंने बताया था कि ये जल विद्युत शक्ति संयंत्र होता है जो पर्यावरण से समस्याओं से मुक्त होता है। और इसका रनिंग कास्ट भी लो होता है, यानी इसका रनिंग कास्ट कुछ भी नहीं आता है। बांध के पीछे जमा जल कहलाता है, तो इसको हेड रेस बोलते हैं। टरबाइन की गति नियंत्रित कर की जाती है, तो गवर्नर के द्वारा टरबाइन की गति नियंत्रित की जाती है। ड्राफ्ट ट्यूब के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब के द्वारा टरबाइन से निकलने जल को टेल रेस में विसर्जित किया जाता है। और प्रतिक्रिया टरबाइन में निम्नलिखित में से किस कारक के सापेक्ष वेग बढ़ता है, तो वाष्प के सापेक्ष प्रतिक्रिया टरबाइन का बढ़ता है, वाष्प के सापेक्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये बता दिया। और ये जल शक्ति केंद्रों में इनटेक के ठीक ऊपर बड़ा जल प्रकोष्ठ होता है, जिसे नियंत्रणकारी जलाशय के रूप में मतलब के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे फोरवे बोलते हैं। फोरवे एक तरीके से क्या होता है, जैसे ये हमारा डैम जो बनाया जाता है, डैम में पानी जो इकट्ठा किया जाता है, डैम के बाद एक छोटा सा पॉन्डेज के रूप में बनाया जाता है, इसी को हम लोग, ये डैम ही हमारा ये एक तरीके से फोरवे होता है। इसी को हम लोग, जहाँ पे पानी मतलब इकट्ठा किया जाता है, जो पानी को एक हेड प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम लोग फोरवे बोलते हैं, डैम बोलते हैं, या रिजर्वायर बोला जाता है। ठीक है। तो जल संयंत्रों को निम्नलिखित में से, जल संयंत्रों को निम्नलिखित में से क्या लाभ है, जल संयंत्रों का निम्नलिखित में से क्या लाभ है, कम प्रचालन लागत, इन्हें अतिशीघ्र व किया जा सकता है, हाँ ये भी सही है, इन्हें मूल लोड व पीक लोड संयंत्रों के रूप में प्रचालित किया जा सकता है, हाँ तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त तो सभी। जल विद्युत शक्ति संयंत्र का सकल शीर्ष किसे कहते हैं, मतलब कि ऑल ओवर ग्रास ग्रास हेड, ग्रास हेड यानी कि टेल रेस और हेड रेस, यानी कि जो मतलब जितना टोटल भंडारण का स्तर है और जो टेल रेस का है, उसके बीच के अंतर का जो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस हेड, सकल शीर्ष। और जो हमारा कंड्यूट के रूप में जल केंद्रों के बीच में पेन स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका देखिए टरबाइन तथा डिस्चार्ज नली लगता है मुझे, ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर होगा। और बाकी आंसर इसमें जो दिया है टरबाइन तथा बाद दिया है, ज़्यादा एग्जैक्ट टरबाइन तथा डिस्चार्ज नली होगी। शीर्ष के आधार पर विद्युत शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, हाई, मीडियम, लो। तो 30 मीटर तक जो होता है लो, और 30 से 100 मीटर तक, और 100 से ऊपर जो होता है उसे हाई हेड बोलते हैं। और जल विद्युत शक्ति संयंत्र का कार्यकाल लगभग 100 से 125 वर्ष तक होता है। प्रेशर चैनल का काम होता है, वाल्व प्रेशर चैनल का काम वाल्व हाउस तक पानी को पहुंचाना। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है, तो ये मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दोनों में किया जा सकता है। निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है, तो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऊर्जा स्रोत का सबसे कम होता है, शून्य होता है, लगभग कुछ नहीं होता है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र का, चलिए इसको नेक्स्ट में देखिए, हाँ, कंड्यूट के रूप में, ये मैंने भी करा दिया है ना। सर्ज टैंक का कार्य क्या होता है, तो सर्ज टैंक का कार्य क्या होता है, सर्ज टैंक का काम होता है पानी पेन स्टॉक पाइप में पानी की चोट के दबाव को समाप्त करना। निम्न में से किस ईंधन का परिवहन मूल्य शून्य होता है, तो ये मैंने बता दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का। और जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी, नहर तथा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया
जाता है तो जल मार्ग का नाम होता है, उसे पेन स्टॉक बोलते हैं। पेन स्टॉक के जरिए ही हम लोग पानी देते हैं, जब ताकि टरबाइन घूम करके साफ उसका अल्टरनेटर का घूमेगा, जिसके जरिए हम लोग स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और अल्टरनेटिव करंट हमको मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र वह उत्पादन क्षेत्र है जिसमें उच्च निवेश लागत तथा लो पीक लोड, बेस लोड इसमें प्रचालित लागत आती है, तो बेस लोड ये हो जाएगा। ठीक है, बेस लोड प्रचालनीय लागत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में सर्ज टैंक किसके पास स्थित होता है? सर्ज टैंक जो होता है वो टेल रेस के पास स्थित होता है। टेल रेस नहीं, सर्ज टैंक जो होता है टरबाइन के पास स्थित होता है। सर्ज टैंक जो होता है टरबाइन के पास स्थित होता है। और सामान्यतः जो डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र किस क्षमता के बनाए जाते हैं, तो ये 0.5 से 100 केवीए तक बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। परमाणु शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। 1 किलोग्राम प्राकृतिक, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। 1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम कितना किलो के बराबर होता है? तो ये 10,000 किलो कोयला के बराबर होता है। इसका आंसर ये होगा, आपको ये याद करने लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु रिएक्टर के परावर्तक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो ये बेरिलियम के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, ऐसे ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।